Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tahir Mahmood Rao, chemistry teacher, MPhil chemistry from Islamic University Bahawalpur. Students, on the behalf of Unique Academy, we are going to start our FSC chemistry first year. Chemistry we are going to start. तो आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और लेक्चर नंबर 1 हम आज पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट. तो ये चैप्टर जो है बिलोंग करता है फिजिकल केमिस्ट्री से. तो इस चैप्टर में जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के वो हम पढ़ेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो ये आप हमें फ़ायदा होगा पूरी केमिस्ट्री में. तो स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक 1.1. टॉपिक 1.1 इज एटम. तो व्हाट इज एटम स्टूडेंट, ये हम पढ़ेंगे आज कि एटम के बारे में हम पढ़ेंगे. तो एटम क्या चीज़ है स्टूडेंट? एटम दुनिया में, इस कायनात में, दुनिया में स्टूडेंट कोई भी चीज़ है वो एटम से मिलके बनी है. इस कायनात में कोई भी चीज़, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, चाहे वो प्लाज्मा फॉर्म में हो, वो एटम से मिलके बनी है. न्यूट्रल एटम्स या फिर चार्ज एटम से मिलके बनी है. जैसे प्लाज्मा को देखते हैं तो प्लाज्मा में चार्ज एटम्स होते हैं. तो स्टूडेंट एटम जो है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, इट अ बेसिक यूनिट ऑफ एवरी सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? एटम होता है. इवन हम अपनी तरफ जितनी भी चीज़ों पे नज़र डालते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, टेबल है, चेयर है, फैन है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स. इवन हमारी बॉडी जो है, आवर बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स. स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में 7 बिलियन 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 एटम्स मौजूद होते हैं. 7 बिलियन बिलियन एटम्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं. 7 बिलियन 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 3 टाइम्स बिलियन आएगा, इतने एटम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ स्मॉल इज एटम इज. तो कितनी वैल्यू बनती है ये देखें इसको. 7 × 7 रेज़ टू पावर 27 एटम. ये बहुत ही बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स, यानी बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा एटम हमारी बॉडी में जो हम काउंट भी नहीं कर सकते. तो एटम है वेरी स्मॉल पार्टिकल, बेसिक यूनिट ऑफ एवरी सब्सटेंस. तो स्टूडेंट एटम जो है ना, एटम के ऊपर ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिपेंड करती हैं किसी भी चीज़ की. यानी कोई एलिमेंट है, अगर वो गैस फॉर्म में है तो इट डिपेंड्स अपॉन द एटम. तो उसमें ऐसे एटम्स इन्वॉल्व हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो गैस फॉर्म में है. जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस है. जितनी भी गैसेज हैं बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम्स विच आर कंबाइनिंग टू फॉर्म दैट स्पेसिफिक एलिमेंट. तो उसी तरह लिक्विड्स हैं, जैसे मर्करी है, ब्रोमाइन है. तो जितने भी लिक्विड्स हैं दे आर लिक्विड्स बिकॉज द एलिमेंट्स आर लिक्विड बिकॉज एटम्स इन्वॉल्व इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम दैट इन्वॉल्व टू फॉर्म दैट लिक्विड एलिमेंट्स. सिमिलरली सॉलिड्स में भी. तो जिस तरह का एटम होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एटम की, उसी पे उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है. तो स्मॉल स्मॉल एटम्स जो हैं जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं. किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं. ठीक है, जैसे फर्क है हमारे पास छोटा सा फर्स्ट का स्मॉल अमाउंट ऑफ पीस, अगर जस्ट हमारे पास 23 ग्राम सोडियम का पीस है तो इस 23 ग्राम सोडियम के पीस में कितने होंगे हम काउंट भी नहीं कर सकते. तो फिर एवोगैड्रो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो हाउ मेनी एटम्स विल बी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे 23 ग्राम सोडियम में. तो स्टूडेंट इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ स्मॉल पार्टिकल इज एटम इज. तो मॉडर्न स्टडीज़ से एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी स्टूडेंट डिस्कवर हो चुके हैं. और एटम के बारे में जो साइंटिस्ट हैं ये बहुत ही हज़ारों साल से थिंकिंग अबाउट द एटम कॉन्सेप्ट. तो उसने हज़ारों साल पहले 400 BC में ग्रीक फिलोसफर्स ने स्टार्ट किया. बात वहाँ से स्टार्ट हुई. उन्होंने कहा कि एटम जो है, ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा जो एटम जो है वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. तो ग्रीक फिलोसफर्स में डेमोक्रिटस का नाम जो है बहुत ही नुमाया है.
तो डेमोक्रेटस जो है उसने क्या कहा था, उसने यही कहा था कि टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स होते हैं। और उसमें उन्होंने ग्रीक फिलोसफर ने एग्जांपल ली एप्पल की कि अगर आप एक एप्पल लें, उसको डिवाइड करते रहें, उसके टुकड़े करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप उस एप्पल के आप बेसिक यूनिट तक पहुंच जाएंगे और मज़ीद आप उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। उसको ग्रीक फिलोसफर ने एटम का नाम दे दिया। उसके बाद डाल्टन ने बहुत काम किया एटम पे। उसके बाद 20th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक डिस्कवर कर लिए एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो उससे एटम की एविडेंस को मज़ीद स्ट्रेंथ हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो स्टूडेंट एटम जो है हमारा, इसमें अब ये देखते हैं कि आवर होल वर्ल्ड, हमारी पूरी दुनिया में इस टाइम 118 काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं। एक 118 डिफरेंट एटम्स हमारी वर्ल्ड में मौजूद हैं। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स हैं। एक जो एलिमेंट होता है उसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एटम का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट हमारे पास, इसको हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। हम चलते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है। व्हाट इज़ आवर लेक्चर फ्लो। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा लेक्चर फ्लो क्या होगा। तो मीनिंग्स देखेंगे हम सबसे पहले। मीनिंग्स, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ एटम, आफ्टर दैट डेफिनेशन, आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ग्रीक फिलोसफर्स वर्क, 17th सेंचुरी वर्क, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एंड एट द एंड हम देखेंगे व्हाट इज़ द बेrzelius वर्क। तो उसमें ये हमारा लेक्चर फ्लो है। आज का लेक्चर, ये चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। तो चलते हैं स्टूडेंट सबसे पहले मीनिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ एटम। एटम के क्या मीनिंग्स हैं। तो स्टूडेंट एटम जो है ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रेटिस ने इसका सजेस्ट किया था नेम। तो ग्रीक वर्ड है हमारे पास एटोमोस। ग्रीक वर्ड है एटोमोस। एटोमोस का मतलब क्या होता है, अनकटेबल या फिर इनडिविजिबल। अनकटेबल या इनडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम। तो स्टूडेंट ये है मतलब एटोमोस का, अनकटेबल या इनडिविजिबल। तो ग्रीक वर्ड है। ये वर्ड किसने सजेस्ट किया था, ये सजेस्ट किया था ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस ने ये वर्ड सजेस्ट किया था एटोमोस। तो ये ग्रीक वर्ड है एटोमोस। तो हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एटम। तो इस एटोमोस से ही वर्ड ड्राइव हुआ एटम। और एटम जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। एटोमोस जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो एटोमोस से वर्ड एटम लिया है हमने और इंग्लिश वर्ड है। और एटोमोस का मतलब क्या होता था, अनकटेबल या इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। तो सर ये तो मीनिंग हो गया इसके। नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटम। तो दो तरह से हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले देखते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट, it is the smallest particle of an atom, sorry, it is the smallest particle of an element which take part in a chemical reaction. पहली डेफिनेशन, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। या फिर आप कह सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, क्या इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट का
छोटे से छोटा ज़र्रा होता है, पार्टिकल होता है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इसमें दो तरह से हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन में वो कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा होता है, या इसमें जो भी एलिमेंट है उसके अंदर उसके एटम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर आपके पास छोटा सा थोड़ा सा सोडियम है, तो सोडियम के अंदर सारे एटम सोडियम के होंगे, आयरन के अंदर सारे स्मॉल स्मॉल एटम्स आयरन के होंगे, कॉपर में कॉपर के होंगे और गोल्ड में गोल्ड के। तो जो भी एलिमेंट है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल एटम्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जुड़ते हैं तो एलिमेंट बनता है। क्या विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और ये जो एटम्स होते हैं ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। इस बात का क्या मतलब स्टूडेंट, या इसमें जो भी रिएक्शन होता है ना केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मली रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक, फॉर एग्जांपल रिएक्शन देखते हैं C+O2 गिव्स यू CO2। तो क्या होता है स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है, पहले बॉन्ड्स ब्रेकअप होते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं रिएक्टेंट्स के और नए बॉन्ड बनते हैं। तो जो नए बॉन्ड बनेंगे तो क्या बनेगी, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। तो इसका मतलब जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो किसके दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, एटम्स के दरमियान। एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप होंगे और फिर न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, तो फिर हमारे पास क्या बनेंगी, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो बॉन्ड्स ब्रेकअप होते हैं और प्रोडक्ट जब बनती है तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। तो ये बॉन्ड का बनना, बॉन्ड्स का टूटना किन के दरमियान होता है, ये सारा एटम्स के दरमियान होता है। इसका मतलब है एटम जो है टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। उसके बाद देखें C+O2 गिव्स यू CO2। तो यहाँ पे इनके दरमियान बॉन्ड है, ऑक्सीजन के दरमियान, ये ब्रेकअप होगा और व्हाट विल हैपन, CO2 विल फॉर्म। तो सर सेकंड देखते हैं डेफिनेशन, क्या इट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली यानी फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, फ्रीली आज़ादाना तौर पे कायम रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है, और मे नॉट और नहीं भी रह सकता। यानी कहने का मतलब है, वो कह रहा है ऐसे एटम्स भी हैं जो आज़ादाना तौर पे फ्रीली तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे भी एटम्स हैं जो फ्रीली तौर पे आज़ादाना तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसको हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सो एग्जांपल में देखते हैं कौन कौन है जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो नोबल गैसेस कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे पास एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमारे पास आज़ादाना तौर पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। उसके अलावा दूसरे देखें एटम जैसे ऑक्सीजन O2, N2 नाइट्रोजन, Cl2, F2। तो ये ऐसे एटम्स हैं जो डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट। इसकी वजह क्या स्टूडेंट, इसकी वजह ये है कि ये जो है एटम हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये नोबल गैसेज हैं, और जो नोबल गैसेज होती हैं इनकी जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। यानी जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, यानी इनकी डुप्लेट स्टेट या इनकी ऑक्टेट स्टेट जो है वो कंप्लीट होती है। दैट्स वाई दे आर स्टेबल, और स्टेबल होने की वजह से दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जो दूसरे हैं वो स्टेबल नहीं हैं एटम्स, तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने की वजह से नहीं होते, दैट्स वाई दे आर रिएक्टिव। तो रिएक्टिव होने की वजह से दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उनकी जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होती। जैसे ये है O2, N2, Cl2 एंड F2। तो उसमें ये था डेफिनेशन, और ये एग्जांपल्स हमने देख ली, मीनिंग्स देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं 20th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये बात पता लगी कि जो एटम है उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कितने पाए जाते हैं? एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एटम के अंदर। तो उनको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? दो तरह से स्टूडेंट उनको हम कैटेगराइज करते हैं, स्टेबल यूनिट्स या अनस्टेबल पार्टिकल्स। तो स्टेबल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? स्टेबल पार्टिकल्स में आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड स्टेबल पार्टिकल्स, और इनको हम ये भी कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। दे आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट ये फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहलाते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे क्योंकि ये स्टेबल हैं। उसके बाद एटम के अंदर बाकी क्या है, जितने सारे 100 होते हैं उनमें जो बाकी हैं वो अनस्टेबल कहते हैं, उन्हें हम अनस्टेबल पार्टिकल्स। अनस्टेबल पार्टिकल में स्टूडेंट बोसॉन है, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये स्टूडेंट जो है ये अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। अनस्टेबल पार्टिकल हैं, इनके मैसेज जो है ना होने के बराबर हैं, इनके चार्जेस भी ऑलमोस्ट कई के, जैसे अब आपके पास न्यूट्रिनो है तो इसका मैस ना होने के बराबर है, इसके ऊपर चार्ज भी कोई नहीं होता, मैस भी इसका ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन पार्टिकल है, दैट्स वाई अनस्टेबल पार्टिकल हम इन्हें कहते हैं। तो जो हमारे प्रॉपर हैं, जिस पे बेस करती हैं, जिन पे एटम की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बेस करती हैं, वो है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो उनमें कौन आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन पे डिपेंड करती है हमारे एटम की करैक्टरिस्टिक्स, तो इन्हें हम स्टेबल पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा नेक्स्ट हेडिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यू। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स वर्क। ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या काम किया था एटम के लिए? तो ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा था मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। मैटर could be divided into smaller and smaller particles। ठीक, तो उसके बाद कह रहे हैं जी टू रीच अ बेसिक यूनिट, टू रीच अ बेसिक यूनिट which could not be further subdivided। तो उसमें ग्रीक फिलोसफर्स में सबसे बड़ा नाम जो डेमोक्रिटस का आता है। तो डेमोक्रिटस ने भी यही कहा था एटम के बारे में, एटम जो टाइनी है, इंडिविजिबल है और बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, इसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। और डेमोक्रिटस ने कहा हर जो मैटर है वो इन्हीं से मिलके बनता है, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलके बनता है, इन्हीं को एटम्स का नाम दिया गया। तो ये ग्रीक फिलोसफर में डेमोक्रिटस जो है नुमाया है। तो क्या क्या ग्रीक फिलोसफर ने कहा मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कोई भी आप मैटर ले लें
तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, या जैसे डिवाइड करते रहें तो उसके स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स होते जाएंगे। क्या है, आप जब करते जाएंगे काम टू रीच आ बेसिक यूनिट, तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एक बेसिक यूनिट तक पहुँच जाएंगे। डिवाइड करते करते मैटर को आप एक बेसिक यूनिट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, और उसको बेसिक यूनिट को आप मज़ीद सब डिवाइडेड यानी उसको मज़ीद आप तकसीम नहीं कर सकेंगे। तो उसी बेसिक यूनिट को ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने, डेमोक्रिटस ने क्या नाम दिया था, उसी बेसिक यूनिट को क्या कहा था, एटम कहा था ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने। तो इसमें ये ग्रीक फ़िलासफ़र्स का वर्क है। तो ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने ही, डेमोक्रिटस था तो उसी ने नेम दिया था, एटमोस कहते थे इसको, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, बेसिक यूनिट को एटमोस कहते थे, और उसी से हमने एटम का वर्ड ड्राइव किया। तो उसमें ग्रीक फ़िलासफ़ी जितने भी थ्योरीज थी, जितना भी वर्क था, उसकी कोई एविडेंस नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं थे, तो इसी वजह से इनके काम को ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिली, एक्सेप्टेंस नहीं हुई दुनिया में इसकी। तो नेक्स्ट चलते हैं 17th सेंचुरी वर्क। तो 17th सेंचुरी में डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एटम के ऊपर डिफरेंट वर्क किया, जिसमें मेन लेवेजियर है, उसकी वाइफ मैरी, ठीक है, लेवेजियर और मैरी साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया एटम के ऊपर। तो 17th सेंचुरी में क्या वर्क हुआ जी एटम के ऊपर, वो देखते हैं। 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ, क्या काम हुआ स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव स्टडी हुई, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ quantitative study of composition of pure substances, प्योर जो सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टडी की गई 17th सेंचुरी में। प्योर सब्सटेंसेस है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी प्योर सब्सटेंस की स्टडी की गई। तो फिर क्या पता लगा उससे, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस डिस्क्राइब्स दैट द एलिमेंट्स, few elements describes that, स्टडी ने ये डिस्क्राइब किया कि few elements, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, few elements were the component of many, were the components of many different substances। तो ये काम हुआ 17th सेंचुरी में। तो क्या हुआ, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, और डिस्क्राइब दैट, उस स्टडी ने डिस्क्राइब किया कि फ्यू एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, वर द कंपोनेंट ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस का हिस्सा हैं। यानी ये भी एक जो है एलिमेंट वो एक ही चीज़ बना सकता है, ऐसे नहीं। जैसे कार्बन है स्टूडेंट, अब कार्बन जो है हर चीज़ में मौजूद है, जो भी चीज़ कंबस्टिबल है उसमें कार्बन मौजूद है। कार्बन जो मीथेन गैस में भी है, CH4 मीथेन गैस, उसमें भी कार्बन है। कार्बन जो पेट्रोल में भी है, ठीक है, पेट्रोल में भी कार्बन है। उसके बाद जो आपके सॉलिड फॉर्म में है, कोल है, उसमें भी कार्बन है, और बहुत सारी चीज़ों में कार्बन है। हाइड्रोजन भी इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। तो बहुत सारे एलिमेंट जो हैं बहुत सारे सब्सटेंस बनाते हैं, ये नहीं है एक एलिमेंट एक ही सब्सटेंस बना सकता है। तो ये चीज़ स्टडी की गई 17th सेंचुरी के वर्क में, ये पता लगा। उसके बाद 17th सेंचुरी में ये स्टडी हुई कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं, हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह डिकम्पोज होते हैं, और आपके डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये भी स्टडी हुई कि आपके डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा ही हुआ है 2H2 + O2, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कंबाइन होंगे तो क्या बन गया 2H2, ये क्या बन गया हमारे पास, कंपाउंड बन गया वाटर। हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है, और क्या बन गया वाटर
कंपाउंड। तो इस तरह की चीज़ें स्टडी की गई। उसके बाद कंपाउंड्स डिकम्पोज भी हो सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर में से हम क्या करते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करें, करंट गुजारें अगर हम वाटर में से, तो व्हाट विल हैपन, इट विल डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट एंड इट विल गिव अस 2H2 + O2। तो हमें दोबारा मिल जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें फिर से मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अभी हम 17वीं सेंचुरी में ये काम हुआ सारा कि एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और कंपाउंड्स कैसे टूटते हैं और दोबारा हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें 17वीं सेंचुरी में वर्क हुआ। तो ये 17वीं सेंचुरी का वर्क था। उसके बाद 18वीं सेंचुरी स्टूडेंट, 18वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट डाल्टन, तो डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की। कब पेश की डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? 1808 में। और ये था क्या, डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर। ठीक है, डाल्टन वाज एन इंग्लिश स्कूल टीचर था ये। तो 1818 यानी 1808 में, यानी 19वीं सदी में इसने काम किया। ये 19वीं सेंचुरी में डाल्टन ने एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो क्या कहा जी इससे डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की। डाल्टन ने क्या पेश की? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कह रही है जी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मैटर, इसने कहा मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ different elements which differ in their properties, which differ in their properties। तो ये कहा उसने कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कोई मैटर है कंपोज्ड ऑफ, बना होता है, किससे बना होता है मैटर? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी एक मैटर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक जो आपके पास मैटर है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम इन्वॉल्व होते हैं और वो एटम जो होते हैं डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो हर एटम की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, हर एटम की अपनी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम मैटर देख लेते हैं, जैसे वाटर। अब वाटर भी तो मैटर है ना, तो वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम इन्वॉल्व हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम इन्वॉल्व हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम इन्वॉल्व हैं। और ये अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, विच आर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, तो हज़ारों इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। इसे कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एक मैटर जो है डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बना होता है और ये एटम्स जो होते हैं डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, और इन एटम्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, डाल्टन ने कहा, और डाल्टन ने क्या कहा? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। एटम्स ऑफ an element are alike, यानी एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, और डाल्टन ने ये भी कहा एटम है क्या? एटम जो है डेंस होता है, स्फीयर होता है, ठीक है, और इनडिविजिबल होता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये डाल्टन ने बताई हमें एटम के बारे में। और जो है डाल्टन ने ये बात भी हमें बताई कि आपका जो इसने दो लॉ इसने पेश किया, हमें दो लॉ को इसने प्रूव किया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम। तो कौन से लॉ थे स्टूडेंट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस,
एक ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये दो लॉ थे जो पेश किए डाल्टन ने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की एग्जिस्टेंस की बेस पे उसने ये दो लॉ पेश किए। लॉ क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस के मुताबिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस है कि आप किसी भी मैटर को या किसी भी एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी मैटर को या एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप एक फॉर्म ऑफ मैटर को एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जैसे वाटर है, वाटर को आप हीट करेंगे तो वाटर वाटर ही रहेगा, ठीक है, वो कम नहीं हो सकता। ये है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रहेगा उतना ही जितना मैस था वाटर का जिसको आपने हीट किया। यानी मैटर को या एटम्स को आप ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन आप एक फॉर्म ऑफ मैटर को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या कहता है जी? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के मुताबिक जब कंपाउंड्स बनते हैं तो डिफरेंट रेशियो बाय मैस से वो कंबाइन होते हैं, तो फिर ही हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे वाटर, ये आप एग्जांपल पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी रेशो से? 1 और 8 की रेशो से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स 1 और 1.33 की रेशो से बाय मास से जुड़ेंगे तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स 2.66 की से मिलेंगे, 2.66 से अगर ये कंबाइन हो जाए तो क्या बनता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब है जो डिफरेंट रेशो से डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट रेशो बाय मास से डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं डिफरेंट रेशो बाय मास से, तो क्या बनते हैं? हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक, CO2 और CO की एग्जाम्पल हमने देखी था। वाटर है, इसमें 1 और 8 की रेशो से जुड़ते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये तो आपने 9th में पढ़ा था। तो सो ये दो लाभ पेश किए डाल्टन ने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। तो इसमें डाल्टन का काम था इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लिश स्कूल टीचर। तो उसके बाद लास्ट देखते हैं हमारा आज का लेक्चर, इसका जो लास्ट है पॉइंट वो है बर्जीलियस वर्क। तो बर्जीलियस ने क्या कहा स्टूडेंट? बर्जीलियस ने क्या किया? बर्जीलियस ने पहली बात Berzelius determines the mass numbers of different elements. क्या किया इसने? डिफरेंट एलिमेंट्स का मैस नंबर फाइंड आउट किए बर्जीलियस ने। लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ थी, इसने जो मैस नंबर्स फाइंड आउट किए थे डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो काम बहुत अच्छा था। जो अब जो लेटेस्ट जो करंट वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल उससे क्लोज हैं। इसका मतलब बड़ा अच्छा काम किया इसने। तो हीज़ वैल्यूज़ ऑफ मैस नंबर्स आर क्लोजर टू द मॉडर्न वैल्यूज़, are closer to the modern values। जो अब करंट वैल्यूज़ हैं, जो हमने बहुत ही मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से फाइंड आउट की हुई हैं एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस, तो वो वैल्यूज़ और जो बर्जीलियस हैं उस टाइम हमें बताई थी, ठीक है, वैल्यूज़, तो वो जो है तकरीबन क्लोज हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। फॉर एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जैसे क्लोरीन है, Cl, क्लोरीन की जो बर्जीलियस ने फाइंड आउट की थी वैल्यू, वो थी 35.41 AMU।
और जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू जो है इसकी ये कितनी है 35.45। तो इसका मतलब है वेरी क्लोज, जो बर्जीलियस ने फाइंड आउट किए थे मैथ्स नंबर, दे आर वेरी क्लोज टू द मॉडर्न करंट वैल्यूज ऑफ मैथ्स नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड काम क्या किया था उसने मज़ीद, तो दूसरा काम जो था बर्जीलियस का, बर्जीलियस फाइंड आउट द मेथड ऑफ डेवलपिंग, he developed a system of giving a sample to elements, तो एलिमेंट्स को सैम्पल देने का जो सिस्टम है वो भी इसने डेवलप किया था बर्जीलियस ने। हर एलिमेंट को हम सैम्पल देते हैं, तो इसका पता ही है आपको। तो ये बर्जीलियस का वर्क था स्टूडेंट। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या करना है स्टूडेंट, आपने मीनिंग्स, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन, 2 तरह से डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स। आफ्टर दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें हमने देखा स्टेबल भी होते हैं और अनस्टेबल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ज़्यादातर जो आपका मैस होता है ना एटम्स का, वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ठीक, यानी जो एटम का टोटल मैस होता है उसका जो 99.94% जो मैस होता है एटम का, वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस में। और बाकी जो पूरा एटम है इसका मतलब बहुत ही लाइट होता है। तकरीबन होल मैस ऑफ एन एटम एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखा, उसमें स्टेबल भी हैं और अनस्टेबल पार्टिकल्स भी आते हैं। उसका ग्रीक फिलोसफर्स वर्क में आप ये देखेंगे, ये उसके बाद 17th सेंचुरी वर्क। तो सारी चीज़ें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड बर्जीलियस वर्क। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर, टॉपिक 1.1 अबाउट द एटम। तो सर ये जो हमारा लेक्चर था आज का, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जस्ट आपने इसको फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे याद करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी जो डाल्टन का वर्क है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ एटम, कि एटम की क्या गवाही है कि एटम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिए मुझे। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।